कि हम हस्तरेखा के अंदर विवाह का स्थान कहाँ से देखते हैं। सिर्फ जन्म कुंडली के अंदर ही 9 ग्रह नहीं, अपने हाथ में भी 9 ग्रह हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। अच्छा, इसमें कई बारीक रेखाएं होती है जो एकदम बहुत ज्यादा छोटी होती है, वो भी मायने रखती है प्रेडिक्शन के लिए। बहुत बहुत ज्यादा इस व्यक्ति के और जगह कैसे संबंध रहेंगे, मित्रवत संबंध कैसे रहेंगे, उसके सेकंड मैरिज का योग हो, विवाह के उपरांत और कहीं बाहर तो संबंध नहीं रहेंगे। और विवाह कब होगा, कौन सी उम्र में होगा, ये कैसे गणना होती है रेखाओं से। हस्तरेखा में कैसे पता चलती है कि शादी कब होगी। जब ये रेखाएं गहरी और लंबी होती हैं तो वो विवाह की रेखा होती है। तो हमें पता चल जाता है कि 2 विवाह के योग बन गए हैं जातक के। अगर ये रेखाएं बारीक नहीं है, कटी चटी नहीं है, पर अगर यही रेखा काट दे, विवाह रेखा हृदय रेखा को काट के आगे चली जाए तो तलाक का संजोग बन जाता है। विवाह के बाद में विचार ना मिलना, मतभेद हो जाना या किसी थर्ड व्यक्ति के कारण वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाना, इसके लिए कौन सी रेखाएं कैसे पता करें। अगर ये ऊपर से 2 मुखी विवाह रेखा हो जाती है, उनके 2 मत हो जाएंगे और उनके वैचारिक मत होने के कारण तलाक तक की संभावना आ जाती है। बुध के क्षेत्र से एक रेखा उठ के ऐसे सूर्य तक लंबी चली जाए, सीधी और लंबी चली जाए, तो जातक धनाढ्य परिवार में विवाह करता है। उसको ससुराल पक्ष से बहुत धन संपत्ति मिलती है और यश मान के साथ मिलती है। राधा जी से जानना चाहेंगे कि किसी के विवाह में देरी हो रही है, किसी के कारण उनको सुयोग्य वर नहीं मिल रहा या वधू नहीं मिल रही, तो उसके लिए ऐसी कोई सॉलिड रेमेडी बताइए दर्शकों को, जिसको करने के तुरंत बाद लाभ हो जाए और विवाह उनका सुखमय हो जाए। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर एएस अवेयरनेस में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर की श्रृंखला के अंदर आज हम लेकर आए हैं बहुत ही विशेष आज का पॉडकास्ट पामिस्ट के ऊपर। हस्तरेखा को जानने के लिए आज के समय में सबके मन में उत्साह रहता है कि मेरे हस्तरेखा में क्या है क्या नहीं। आज का पॉडकास्ट आप मिस मत करना, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। विवाह के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि विवाह में कौन कौन सी रेखाएं होती है, किस प्रकार वर्क करते हैं, किस प्रकार देख सकते हैं। इसी बीच आज हमारे साथ श्रीमती राधा गर्ग जी पधारे हैं, जो दिल्ली से हैं और पाम रीडिंग में एक्सपर्ट हैं। नमस्कार राधा जी, हर हर महादेव। नमस्कार जी, हर हर महादेव। राधा जी, ज्योतिष में अलग अलग विधाएं हैं देखने, भविष्य जानने की जी। कई कुंडली से देखते हैं, कई टेरो कार्ड रीडर हैं, कई हस्तरेखाएं हैं। तो आज हम हस्तरेखा के ऊपर बात कर रहे हैं आपसे कि ये हस्तरेखा का नॉलेज आपको कितने साल से है। आदरणीय, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप तो खुद ही इतने विद्वान हैं और आपने मुझे बुलाया, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आदरणीय, मैं 26 साल से हस्तरेखा में हूँ और जब मैं 12th कर रही थी तो उस समय हमारे पास में ही एक पंडित जी रहते थे। उनको कम दिखाई देता था, थोड़ा बुजुर्ग हो चुके थे वो। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि राधा जी, मेरा कुछ लिखने का काम है, क्या आप कर देंगे? तो मैंने उनको कहा हाँ, मैं आपका काम कर दूंगी। तो मैं उनका, वो फोटो स्टेट नहीं कराते थे कभी भी, वो हमेशा लिखवाते थे, तो मैं उनका लिखने का काम करती थी। फिर उसके बाद में वो बाहर चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। फिर जब वो उधर से आए तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने मेरा इतना काम किया तो आप मुझसे क्या फीस लेंगे, क्या चार्ज करेंगे बेटा? तो मैंने उनसे ये कहा, मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूंगी, या गुरुदेव आप थोड़ी सी शिक्षा मुझे दे दीजिए। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई, श्री गणेश हुआ। उन्होंने मुझे धीरे धीरे करके और सामने बैठा के सिखाया। ये मेरा परम सौभाग्य था, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसे हम शायद ऑनलाइन नहीं सीख सकते। नहीं नहीं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल जरूरी है आपको कि कौन सी रेखाएं कहाँ बनी हुई है। जी 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 जी। अच्छा, ये सब दिल्ली में आपने सीखा या कहाँ से? मेरठ से सीखा जी मैंने। अच्छा, मेरठ में आपकी शुरुआत जी जी, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, 26 साल का एस्ट्रोलॉजी के अंदर, पामिस्ट के अंदर इनका एक्सपीरियंस है। आज ऐसी ऐसी बातें होने वाली है जिनको आप सुन करके खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और खुद से देख सकते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि हस्तरेखा में सिर्फ रेखाओं का ही महत्व है या हाथ का और भी अलग अलग तरीके से आप हाथों को देखते हो? आदरणीय अमित साहब, हस्तरेखा में खाली रेखा ही नहीं देखी जाती,
पूरा हाथ का आकार, प्रकार, रंग, रेखाएं, उसके पर्वत, हर चीज का निरीक्षण किया जाता है। ओके, तो इसमें विवाह के लिए शुरुआत कहाँ से करते हैं, मतलब विवाह रेखा कहाँ बनती है, थोड़ा सा आप दर्शकों को जरूर बताएं। आदरणीय, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि हम हस्तरेखा के अंदर विवाह का स्थान कहाँ से देखते हैं, तो हमारा ये बुध का क्षेत्र है। जो ये हमारी रेखा है, ये हृदय रेखा है, और ये हमारी कनिष्ठ उंगली, छोटी उंगली शुरू हो जाती है। आदरणीय, जो हृदय रेखा और ये कनिष्ठा के जो बीच का मध्य भाग है, ये बुध पर्वत कहलाता है, और विवाह रेखा है यहीं पर ही शुरू होती है। तो यहाँ से हम विवाह रेखा का उद्गम स्थान देखते हैं जी। अच्छा, तो हस्तरेखा में मतलब सारे ग्रह भी इस हथेली के अंदर आ जाते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे सिर्फ जन्म कुंडली के अंदर ही 9 ग्रह नहीं, अपने हाथ में भी 9 ग्रह हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, थोड़ा जी सा इस पर जी प्रकाश डालेंगे। जी आदरणीय, जी 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 आदरणीय, मैंने बताया था ये हमारी कनिष्ठा उंगली है, इसके नीचे बुध का क्षेत्र है, बुध पर्वत कहलाते हैं। आदरणीय, ये हमारी अनामिका है, और ये हमारा सूर्य का क्षेत्र है। महोदय, ये हमारा शनि की उंगली है, इसको मध्यमा बोलते हैं, और ये क्षेत्र शनि के अंतर्गत आता है। आदरणीय, ये हमारी तर्जनी है, और ये गुरु का क्षेत्र है, गुरु पर्वत हम यहाँ से देखते हैं। महोदय, ये हमारा शुक्र है, और ये शुक्र का ये सारा क्षेत्र जो है, ये शुक्र पर्वत कहलाता है। महोदय, ये जो है मंगल है, और ये मंगल के दो भाग हैं, उच्च मंगल और निम्न मंगल, और बीच में राहु का क्षेत्र आता है। आदरणीय, ये केतु का क्षेत्र है, और ये पूरा क्षेत्र चंद्र का है। अच्छा, और इसमें जो ये 3 लाइन हर व्यक्ति के हाथ में होती है, चाहे दुनिया के कोई भी हाथ को देख लो, ये 3 मुख्य रेखाएं होती है, इनका क्या है रोल है, क्या है इनमें। आदरणीय, इन रेखाओं को मुख्य रेखा कहा जाता है। ये रेखा जो है हमारी, जो गोलाई में खींच के आई है, ये जीवन रेखा है, और इसी के साथ में जो ये रेखा उद्गम हुई है, ये मस्तिष्क रेखा है। और आदरणीय, ये जो बुध के क्षेत्र से ऊपर जा रही है, ये हमारी हृदय रेखा है। ये हमारी मुख्य रेखा है, और उसके बाद में काफी सारी हमारी गौण रेखाएं शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें कई बारीक रेखाएं होती है जो एकदम बहुत ज्यादा छोटी होती है, वो भी मायने रखती है प्रेडिक्शन के लिए। बहुत बहुत ज्यादा छोटी रेखाओं का ही तो हमें प्रभाव पड़ता है जीवन में, कि जीवन के अंदर इस व्यक्ति के क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, कैसा समय है। मुख्य रेखाओं से तो हमें जो है वो तो पता चल ही गया, ये तो शुरुआत में ही बन जाती हैं। पर जब छोटी छोटी रेखाएं बनती हैं, लघु रेखाएं बनती हैं, तो उससे हमें पता चलता है जीवन के अंदर इस समय व्यक्ति के क्या उतार चढ़ाव चल रहा है। और किसी को विवाह रेखा देखनी हो तो कैसे पता करें। आदरणीय, विवाह के क्षेत्र ये ही नहीं है कि खाली हम बुद्ध से देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं, पर मुख्य जो स्थान है विवाह के लिए जो देखा जाता है, अगर हमसे कोई आके क्वेश्चन करता है कि हमारा जातक हमसे आके पूछता है कि हमारा विवाह कब होगा, तो हम सबसे पहले उसका बुध का क्षेत्र निरीक्षण करते हैं। अच्छा, बुध पर्वत को देखा जाता है। जी बुध पर्वत पर सिर्फ विवाहिक रेखा होती है या और भी कुछ जान सकते हैं बुध पर्वत की हाँ रेखाओं हाँ, से। हम ये जान सकते हैं बुध के क्षेत्र से क्या इस व्यक्ति के और जगह कैसे संबंध रहेंगे, मित्रवत संबंध कैसे रहेंगे उसके। तो विवाह के बाद उसके जीवन के अंदर ऐसा तो नहीं है, सेकंड मैरिज का योग हो विवाह के उपरांत, और कहीं बाहर तो संबंध नहीं रहेंगे, तो काफी सारी चीजों का पता चल जाता है। और विवाह कब होगा, कौन सी उम्र में होगा, ये कैसे गणना होती है रेखाओं से। जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो हमें पता चलता है कि ये दशा इतने टाइम से इतने टाइम तक है, हस्तरेखा में कैसे पता चलती है कि शादी कब होगी। आदरणीय, जो ये क्षेत्र है कनिष्ठा उंगली से और बुध का क्षेत्र है, हम इसको 50 ईयर्स का मानते हैं। 50 ईयर्स के अंदर अगर हम इसका मध्य भाग निकालें तो 25 आता है। अब जितनी वो रेखा अगर हृदय रेखा के करीब चली जाती है, तो हम बता देते हैं इसका 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, है ना। अच्छा, और जितनी ऊपर की तरफ चलती जाएगी, रेखा कनिष्ठा की तरफ जा रही है, तो हम बताते हैं 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, ऐसे इसका अवलोकन किया जाता है। और इसमें दौरान
दो विवाहों के योग के लिए जैसे कि देखने को मिलते हैं किसी के 3-3 4-4 रेखाएं बन रही है, तो उसका फिर क्या प्रभाव रहता है? आदरणीय, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर हमेशा एक ही रेखा मिले। कई बार यहाँ पर 3-4 रेखाएं भी देखी गई हैं। अब ये क्या उनके 3-4 विवाह होंगे? ऐसा नहीं होता। अब जो बारीक और छोटी रेखाएं होती हैं, वो संबंध बना, मित्रता हुई और छूट गई। जब ये रेखाएं गहरी और लंबी होती हैं, तो वो विवाह की रेखा होती है। और कई बार ये दोनों ही बराबर की रेखा हो, उतनी ही गहरी हो, तो दो विवाह के योग बनते हैं। और भी ये पूरे क्षेत्र देखा जाता है, मंगल का क्षेत्र देखा जाएगा, गुरु का देखा जाएगा, चंद्र का देखा जाएगा, और क्षेत्र भी देखे जाएंगे, पर मुख्य सबसे पहले जो अवलोकन होगा वो इस क्षेत्र का होता है। आदरणीय, मतलब ये यूथ के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके अफेयर्स कितने रहे होंगे वो भी हस्तरेखा से पता चल जाता है। जी 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 जी। ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात रही कि जितनी ज्यादा छोटी रेखाएं बुध पर्वत पर मिलती है, उतने व्यक्ति के जीवन में अफेयर्स होते हैं। जी, बहुत बढ़िया। विवाह के दो विवाह का योग कैसे पता करें कि इस व्यक्ति के दो विवाह होंगे? इसके अंदर हमने ये बताया था कि जो बुध के क्षेत्र में समांतर दो बराबर की रेखा हो, एक जैसी हो और समांतर में जा रही हो, तो हमें पता चल जाता है कि दो विवाह के योग बन गए हैं जातक के। अगर ये रेखाएं बारीक नहीं है, कटी चटी नहीं है, समांतर हैं, पूर्ण रेखाएं हैं, तो दो विवाह के संबंध बनते हैं। और आजकल ये भी देखने को मिलता है कि विवाह के तलाक के योग बन गए। वो किससे देखते हैं हम कि तलाक के लिए कोई रेखा एक होती है, कई बार एक होके तलाक हो गया फिर दूसरी शादी हो ही नहीं रही कभी, तो उसमें क्या कैसे पता करेंगे हम? आदरणीय, इसमें आप ये देखेंगे, जो ये हृदय रेखा है, क्या इस पर क्रॉस का निशान है? क्या इस पर दीप का निशान है? जो हमारी विवाह रेखा है, विवाह रेखा को कोई रेखा काट रही है, आड़ी रेखा ने काटा है क्या? क्या इसके ऊपर दीप का निशान बना है? क्या इसके ऊपर श्रृंखला बनी है? इस तरीके की बहुत सारे चिन्ह बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जातक के हाथ में तलाक का योग बना हुआ है। वैवाहिक जीवन, कई लोगों की शादी होने के बाद में भी एक्स्ट्रा अफेयर होते हैं, मैरिटल अफेयर, उसके लिए कैसे पता करें कि इस जातक के मैरिटल अफेयर हैं? पहले पहले मैं ये तलाक वाला पूरा कर देती जी हूँ, जी। है ना। आदरणीय, अगर ये रेखा खाली विवाह रेखा जो है आपके यहाँ तक जाती है, हृदय रेखा से ऊपर ही रह जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का संबंध है और आपस में दोनों का बहुत प्रेम संबंध है। पर अगर यही रेखा काट दे, विवाह रेखा हृदय रेखा को काट के आगे चली जाए, तो तलाक का संजोग बन जाता है। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बड़ा सुख में रहेगा, बड़ा आनंदित रहेगा? अमित जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये हमारी हृदय रेखा है अमित जी, और ये हमारा गुरु का क्षेत्र है। अगर ये हृदय रेखा सीधी गुरु के क्षेत्र पर पहुंच जाती है और गुरु पर्वत अच्छा है आपका, तो आप समझिए कि ये जातक जो है आदर्श प्रेम करेगा अपने जीवन में, और उसका विवाह सुखी रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल हो या फीमेल हो। ओके। हाँ, अब इसके ऊपर अगर सौभाग्य की बात है, अगर क्रॉस का चिन्ह बन जाता है और किसी रेखा को नहीं छू रहा, तो इसका मतलब ये है कि अपने जीवन में वो व्यक्ति सारे सुख उसको मिलेंगे। उसकी धर्मपत्नी है या उसका पति है, वो उसको सेवा करेगा, उसका ध्यान रखेगा, परिवार के जो सुख होते हैं उसको सब सुख मिलेंगे। मैम, विवाह के बाद में विचार ना मिलना, मतभेद हो जाना, या किसी थर्ड व्यक्ति के कारण वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाना, इसके लिए कौन सी रेखाएं कैसे पता करें हम? आपको बताएं, ये आपके बुध पर्वत पर विवाह रेखा है, और अगर ये ऊपर से दो मुखी विवाह रेखा हो जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आगे जाके ऐसा जीवन में संजोग बनेगा, उनके दो मत हो जाएंगे और उनके वैचारिक मत होने के कारण तलाक तक की संभावना आ जाती है। एक मैंने आपको अभी रेखा बताई थी
कि बुध पर्वत क्षेत्र से रेखा निकलते हुए जब हृदय रेखा को काट के आगे बढ़ जाती है तो ये भी संबंध खराब विच्छेद होने के संजोग हैं। तीसरी रेखा यह है कि ये रेखा इधर बुध की तरफ को मुड़ जाए, ये विवाह रेखा है जी, और बुध के क्षेत्र पे चली जाए तो भी संबंध खराब होते हैं। विवाह जीवन सुख में नहीं रहता जातक का। अच्छा, जी बहुत बढ़िया। अब ये विवाह रेखा के अंदर हम आगे बढ़े तो इसमें ये कैसा पता करें कि प्रेम विवाह होगा या अरेंज होगी शादी, कि घर वालों की मर्जी से होगी या स्वयं की मर्जी से होगी, इसके लिए कौन सी रेखाएं काम में ली जाती है? अमित साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बहुत पूछा ज्यादा हो रहे जाता हैं। है। हाँ हाँ हाँ। देखिए, हमने अभी आपको कहा था कि अगर हृदय रेखा जो हमारी अगर गुरु पर्वत तक चली जाती है तो डेफिनेटली प्रेम संबंध बनते हैं, और वो प्रेम संबंध जो होते हैं वो विवाह तक पहुंचते हैं और बहुत कामयाब होते हैं। अगर यही रेखा जो है दो भाग होके मंगल के तरफ मुख कर लेती है तो जातक प्रेम तो करता है पर परिवार वालों के कारण वो विवाह नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया टॉपिक है। प्रेम हो गया है पर परिवार के कारण जाति का कई बार आ जाता है कि जाति सेम नहीं है, तो ये रेखा मंगल की ओर चली जाती है तो विवाह नहीं होता, सिर्फ प्रेम होकर के प्रेम होकर रह जाता है, विवाह नहीं हो पाता। अब इसी में ही अगर ये शनि का क्षेत्र है हमारा और जो हमारी हृदय रेखा है बस यहाँ तक सीमित हो जाए, आगे ना बढ़ पाए, गुरु के क्षेत्र तक ना जा पाए, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति प्रेम करेगा, प्रेम संबंधी बनेगा, विवाह भी करेगा, पर उनमें स्वार्थ होगा। या तो पत्नी जो है बहुत पैसे वाले घर से होती है या अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो संबंध बनाएगा। एक उसको आदर्श विवाह या आदर्श प्रेम नहीं कह सकते। आदर्श प्रेम आप जब ही कह पाएंगे जब वो गुरु के क्षेत्र पर हृदय रेखा जाती है जी। अच्छा, हाँ शनि की ओर रेखा मुड़ रही है, जी जी मतलब जी एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते वो। जी जी। अब इसमें एक क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र देखे जाते हैं। अब जैसे कि ये आपकी सूर्य रेखा है आदरणीय, और सूर्य रेखा पर ऐसे वाई का उल्टा चिन्ह बन जाए तो इसका मतलब भी ये है कि जातक प्रेम विवाह करेगा। अच्छा, हाँ, सूर्य रेखा जो है उस पर वाई का चिन्ह बन रहा है तो भी जातक प्रेम विवाह करेगा। अगर ये जो आपका बुध के क्षेत्र से एक रेखा उठ के ऐसे सूर्य तक लंबी चली जाए, सीधी और लंबी चली जाए, तो जातक धनाढ्य परिवार में विवाह करता है, उसको ससुराल पक्ष से बहुत धन संपत्ति मिलती है और यश मान के साथ मिलती है, और वैवाहिक जीवन सुख में रहता है, वैवाहिक जीवन बहुत सुख में रहता है, सब कुछ तो मिल गया। अब आप इसके अंदर शुक्र का क्षेत्र भी देखेंगे, क्योंकि बिना आप विवाह कर रहे हैं, अगर आपका शुक्र का क्षेत्र अच्छा नहीं है तो क्या तो प्रेम होगा, क्या सुख साधन होंगे, है ना। बिना प्रेम बिना सुख साधन के, और जब तक घोड़ा गाड़ी मकान ना हो तो वो क्या प्रेम चलेगा। तो हमें शुक्र का क्षेत्र भी देखना होता है, हमें मंगल का क्षेत्र भी देखना होता है कि सामने वाले का मन कैसा है, विचार कैसे है, उसके सोच कैसे है, और हमें मंगल का क्षेत्र भी देखना होता है, क्योंकि अगर मंगल प्रबल है, मंगल सही है, जब तो वो साहस रखेगा और जब तो वो विवाह प्रेम विवाह कर सकता है। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज और देखी जाती है आदरणीय अमित साहब, कि जो ये हमारी जीवन रेखा है वो मस्त, ये तो मैच कर रही है, आपस में मर्ज हो रही है, पर अगर किसी की मर्ज ना हो और जीवन मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होके चले तो भी वो दृढ़ संकल्प होके अपने हट के कारण से वो प्रेम विवाह करेगा, अपनी मर्जी का विवाह करेगा। तो बहुत सारे हस्तरेखा में बहुत सारे संजोग बनते हैं, एक संजोग नहीं होता। तो हम उसे देखते हैं। एक सवाल और आया जी कि विवाह, कई ऐसी कुंडलियां भी मेरे पास भी आती हैं और मैंने भी विवाह के ऊपर ही पीएचडी की है, क्योंकि आज का सबसे बड़ा समाज के अंदर जो सबसे बड़ा तकलीफ है वो विवाह है। या तो शादी हो नहीं रही, शादी हो गई है तो निभ नहीं रही, यदि शादी हो गई है तो तलाक के योग बन रहे हैं, या जिससे शादी करना है उससे शादी नहीं हो रही। इसी के अंदर एक चीज और देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति की विवाह हो गया
और विवाह होने के बाद में उस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। ऐसी हाँ कौन सी रेखा है कि विवाह होने के बाद में वो व्यक्ति तरक्की करता है? हाँ जी, एक तो मैंने आपको यही बताया था कि उसके जो हमारी विवाह रेखा है वो बहुत लंबी, स्पष्ट, सुदृढ़ सूर्य पर्वत तक जाए तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। उसके ससुराल पक्ष से उसको बहुत सुविधाएं मिलती है, यश, मान, शौहरत, धन, दौलत सब कुछ मिलेगी और ऊंचे कुल में उसका विवाह होगा। दूसरा दूसरा हम ये देखते हैं कि जब हमारा भाग्य रेखा जो है वो चंद्र पर्वत से उठ के शनि के क्षेत्र में जाती है और एक रेखा जो ऐसे थोड़ा सा बुध क्षेत्र की तरफ चली जाती है तो भी विवाह के उपरांत व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करता है, वो कामयाब होता है। मैम, आजकल यूथ का एक बड़ा सवाल रहता है कि प्यार में धोखा मिल रहा है, क्या मुझे प्यार में धोखा मिल सकता है, या मेरा पार्टनर मुझे धोखा देगा या नहीं देगा? तो उसके लिए कौन सी रेखाएं होती है कि प्रेम में धोखा मिलेगा? प्रेम में धोखे के लिए हम हृदय रेखा को ही देखते हैं। हृदय रेखा के ऊपर अगर सूर्य पर्वत के नीचे क्रॉस का निशान बन जाए तो प्रेम में धोखा मिलेगा जी। अगर दीप का निशान बन जाए विवाह रेखा के पास में बुध के क्षेत्र में तो पूरा पूरा संजोग बन जाते हैं कि जातक को विवाह में, प्रेम में धोखा मिलेगा मिलेगा। अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा बहुत पास में आ जाए तो विवाह में ही धोखा नहीं, जीवन में बहुत सारे लोगों से धोखा मिलेगा उसको। उसको परिवार में, समाज सब में। जगह धोखा मिलेगा। प्रेम करेगा तो प्रेम में वो कितना सात्विक प्रेम कर ले, उसको धोखा मिलना ही मिलना है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे अरेंज मैरिज के योग कैसे पता चलते हैं? ये तो अपन ने लव मैरिज पे बात करी। जी 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 जी। अब हम बात करते हैं अरेंज मैरिज की। ये शादी घर वालों की मर्जी से ही होगी और हाँ। स्वजातीय होगी। देखो, इसके अंदर हम जो देखते हैं, जो हमारी जीवन रेखा है, हम अपनी जीवन रेखा को और मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। अगर ये दोनों आपस में मर्ज होकर चलती हैं, आपस में मिलके चलती हैं, तो ऐसा जातक परिवार से अलग होकर कोई भी कदम नहीं उठाता। वो अपने परिवार के रीति रिवाजों को, अपने परिवार की मान्यताओं को, अपने बड़ों की आज्ञा का वो हमेशा पालन करेगा। तो ऐसा जातक कभी ऐसा काम नहीं करेगा कि परिवार से ऊपर होके विवाह कर ले। चाहे इसमें विवाह हो या कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो परिवार की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हर डिसीजन के लिए है। अच्छा, और कई होता है कि प्रेम और अरेंज दोनों है। हाँ जी। कि प्यार भी हो गया, घर वाले भी मान गए, तो प्रेम प्रेम और अरेंज दोनों विवाह हो गया। उसके लिए कौन सी रेखाएं देखते हैं? प्रेम और अरेंज के लिए तो मैंने आपको बताया ही था जी कि जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा के दो भाग हो जाए, वाई का सा चिन्ह बन जाए तो जातक प्रेम विवाह भी कर लेता है और अरेंज विवाह भी कर लेता है। पर ये जो है थोड़ा आगे जाके मंगल की तरफ ज्यादा मुख ना करे, बस यहाँ पर एक हल्का सा वाई का चिन्ह बन जाए तो वो माता पिता को भी मना लेगा और अपनी इच्छा भी पूरी कर लेगा। और आजकल एक डिवोर्स में जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है, एक दूसरे से शारीरिक सुख ना मिलना, जिसे हम विवाह रेखा में रति रेखा भी बोल देते हैं। जी जी उसका जी। क्या रोल होता है, कहाँ वो होती है, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। रति रेखा जो है ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है और ये हमारा चंद्र का क्षेत्र है। शुक्र जब भी दूषित हो जाता है और चंद्र दूषित हो जाता है और उस पर कोई रति रेखा शुक्र की तरफ से आके चंद्र पर्वत पे चली जाए तो उसको रति रेखा बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बहुत कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध बना लेते हैं, उसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल देखा जाता है। शुक्र कमजोर है, उधर चंद्रमा भी कमजोर है, तो वो व्यक्ति घर परिवार की मान मर्यादाओं को उल्लांघ के वो इस तरह से व्यवहार कर जाता है जीवन में, जो अनैतिक होता है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे हम जी जी बोलते हैं, जी जी, विवाह वो हो रति गया। रेखा ही है जी। अच्छा, एक मैम आपने बात बोली कि शुक्र पर्वत दूषित हो गया, चंद्र पर्वत दूषित कैसे होते हैं पर्वत? दूषित, यहाँ पर अगर क्रॉस का निशान बन जाए, उस पर ब्लैक डॉट आ जाए और ये दबा हुआ हो तो शुक्र पर्वत हम दूषित खराब मानते हैं इसको। इसी तरीके से जो चंद्र का क्षेत्र है पूरा गोलाई में लिए ना हो, दबा हुआ हो, उस पे क्रॉस हो, उस पे दाग धब्बे हो तो भी दूषित माना जाता है।
बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर यदि किसी के हाथ में तिल हो तो क्या होता है? तिल कहाँ पर? कई लोग बोलते हैं हथेली के तिल होना शुभ होता है, कई लोग बोलते हैं अशुभ होता है। तो तिल का भी प्रभाव हस्तरेखा में है? हाँ, हस्तरेखा में तिल का प्रभाव है, पर हमें ये देखा जाता है हस्तरेखा में किस स्थान पर तिल बना है। जिस स्थान पर तिल बना होगा उसका प्रभाव उस तरीके से बताया जाएगा। अच्छा, सबके अलग अलग हैं। जी जी आदरणीय। कई जगह गलत भी साबित होता है, हाँ जी, होता है। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि हमारी हथेली में तिल है तो ये बंदा पैसे वाला होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हर जगह एक अलग रिजल्ट मिलता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी आपने अभी बहुत कुछ हमें बता दिया। राधा जी, अमूमन मेरे पास में कई ऐसी कुंडलियां आती है जिनके काल सर्प दोष होने के कारण विवाह में डिले होता है। तो कुंडली में तो हम देख लेते हैं कि राहु केतु के अंडर में सारे ग्रह आ गए तो काल सर्प है। हस्तरेखा में क्या पता चल जाता है कि इसके काल सर्प दोष है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे पता करेंगे हस्तरेखा से काल सर्प दोष का? आदरणीय, ये जो हमारी मुख्य रेखाएं होती हैं और एक इसके अंदर भाग्य रेखा बनती है। अगर ये नीचे से भी दो मुखी हो, अगर जीवन रेखा है आपकी, जीवन रेखा नीचे से भी दो मुखी हो और ऊपर से भी दो मुख हो जाए, मस्तिष्क रेखा आपके ऊपर से भी दो मुखी हो और नीचे से भी दो मुख हो जाए, हृदय रेखा नीचे से भी दो मुखी हो और ऊपर से भी उसके दो मुख हो जाए, आपकी जो भाग्य रेखा चली है, भाग्य रेखा भी नीचे से दो मुखी हो और ऊपर से भी दो मुख हो जाए और बीच में छोटे छोटे इस तरीके से कट लग जाते हैं, रेखाओं पे दो मुखी हो जाती है। कई बार एक तरफ से होती है, कई बार दो तरफ से होती है। अगर इसी तरह की हाथ में 2 से 3 रेखा मिल जाए आपको, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं ये काल सर्प दोष बना हुआ है हस्तरेखा में या कुंडली में। और आदरणीय, ये हमारा क्षेत्र होता है अंगूठे का। अंगूठे के क्षेत्र में अगर ये पोर्शन बाहर निकला हुआ हो, आप देखिए आपका निकला हुआ है क्या? नहीं नहीं। आपके नहीं है ना? अगर ये क्षेत्र बाहर निकला होता है, हड्डी बाहर निकली होती है दोनों हाथ में, तो काल सर्प दोष का पता चल जाता है हम लोगों को। अच्छा, रेखा ये दो या दो से अधिक दो मुई हो दो से, हाँ, तो उसके कारण काल सर्प बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काल सर्प दोष की फिर शांति करवा के और वैवाहिक जीवन को सुख में बना सकते जी हैं। जी जी। और एक चीज और देखने को आती है जन्म कुंडली में कि मांगलिक दोष। तो हस्तरेखा से मांगलिक दोष का कैसे पता करें हम? मांगलिक दोष का हमें मंगल, उसमें सबसे पहले तो मंगल ही देखा जाता है विवाह के लिए। हमें ये देखना होता है ये हमारा मंगल का क्षेत्र है, ये उच्च मंगल और निम्न मंगल का क्षेत्र है। क्या इस पे कोई जाल का निशान है, या इसके ऊपर कोई काला धब्बा आ रहा है, या इस पे आड़ी रेखाएं हैं, या ये दबा हुआ है क्षेत्र। हम लोग इसको देखने से हम लोग को पता चल जाता है कि सामने वाले का मंगल किस तरीके का है, मंगल दूषित है या मंगल शुभ है। अगर किसी का मंगल शुभ होता है तो उसके तो विवाह में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। अच्छा, और एक वैदिक ज्योतिष में जो सबसे बड़ा विवाह का बाधक है वो होता है पितृदोष। हाँ जी। तो पितृदोष कैसे पता करते हैं हस्तरेखा से? पितृ दोष का अगर हम पता करना होता है, एक तो हमारा जो शुक्र का क्षेत्र है वो छोटा हो जाता है। अच्छा। हाँ, शुक्र के क्षेत्र हमारा छोटा हो जाता है। दूसरा, अभी मैंने बताया था काल सर्प के लिए हम ये क्षेत्र देखते हैं कि यहाँ की हड्डियां तो नहीं निकली हुई हैं, और जब हम पितृ दोष देखते हैं तो अंगूठे के पास की हड्डियां बाहर निकल जाती हैं, तो हमको पता चल जाता है कि जातक के हस्तरेखा में पितृ दोष बना हुआ है जी। रेखाओं के साथ में हस्त की हाथ का आकार भी बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल 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 रखता है। बहुत बढ़िया टॉपिक। तो अब अपन ने अभी चर्चाएं करी सारी की सारी विवाह के ऊपर। तो अब हम राधा जी से जानना चाहेंगे कि किसी के विवाह में देरी हो रही है, किसी भी कारण उनको सुयोग्य वर नहीं मिल रहा या वधु नहीं मिल रही, तो उसके लिए ऐसी कोई सॉलिड रेमेडी बताइए दर्शकों को जिसको करने के तुरंत बाद लाभ हो जाए और विवाह उनका सुखमय हो जाए। जरूर दर्शकों, हमारे एक भगत जी हैं, गुड्डू भगत जी, उन्होंने मुझे एक बार उपाय बताया था। इसको तंत्र का उपाय समझ लीजिए, इसको मंत्र का उपाय समझ लीजिए, पर ये बड़ा कारगर और रामबाण उपाय है। उन्होंने मेरे को बताया था आप 300 ग्राम तो सूजी लीजिए और उसके अंदर आधा किलो बूरा या आप खांड मिलाइए। उन दोनों को मिलाने के बाद में जिस जातक के कुंडली के अंदर हस्तरेखा में या कुंडली के अंदर विवाह के अंदर समस्या आ रही है या दोष उत्पन्न हो गए हैं
विवाह होने के बाद भी आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो वो आप बूरा और सूजी मंगा लीजिए और उन दोनों को आपस में जातक से कहिए कि मिलाएं, और मिलाने के बाद में वो हाथ से बहुत अच्छे से रगड़े, और जो उनके हस्तरेखा जो होती हैगी उस पे जब वो रगड़ेंगे तो उसके दोष धीरे 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 वो कम होंगे, और उन सबको मिला के वो जब जातक है उसके 3 मुट्ठी वो भरे और भर के किसी पन्नी में डाले या किसी भी चीज में वो वस्तु में लेके अपने ऊपर से 9 बार घुमा ले, क्योंकि 9 ही हमारे ग्रह होते हैं, तो 9 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, और उसको घुमाने के बाद में जहां भी चींटियां होती हैंगी वो वहां पर चींटियों का उनका भोजन करा दे, उनका भंडारा कर दे, तो वो धीरे 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 जो उसके जीवन में रोग शोक मंगल दोष पितृ दोष कालसर्प दोष, कुंडली के अंदर कोई भी दोष आ रहा है और विवाह के अंदर उसकी समस्या उत्पन्न हो रही है, मैं कहती हूँ राम बाण उपाय है, आप करिए और आपका समाधान जरूर होगा। दोस्तों, ये रेमेडी जरूर कीजिए, आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। यदि आप राधा जी से हस्तरेखा दिखवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनके कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, वहां जाकर के आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप इनको मिलकर के हस्तरेखा दिखा सकते हो या फोटो भेज करके भी आप इनसे समाधान पा सकते हो। दोस्तों, वीडियो आपका कैसे लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी राय क्या है, किस तरीके के आगे आपको पॉडकास्ट सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है, उसी विषय पर हम बात करेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और एक्सपर्ट से जल्द ही। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी। आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, और मैं आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन प्रकट करती हूँ कि आप खुद इतने विद्वान होकर आपने मुझे बुलाया। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आप लोगों का भी शुभ हो। हर 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 महादेव।